हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, ऊष्मा संचरण में हमने यह जाना था पदार्थों में ऊष्मा किन किन विधियों से प्रवाहित होती है, जिसके अंतर्गत हमने चालन विधि जानी, संवहन विधि जानी और विकिरण विधि जानी। अब हम जानते हैं ठोसों में ऊष्मा का संचरण। ठोसों में ऊष्मा का संचरण किस तरह से होता है, ऊष्मा का चालन किस तरह से होता है, इसको समझेंगे। तो हेडिंग है ठोसों में ऊष्मा का चालन। ठोसों में ऊष्मा का चालन पढ़ना है हमें, कंडक्शन ऑफ हीट इन सॉलिड। ठोसों में ऊष्मा के चालन को समझना चाहते हैं तो इसके लिए हम बात करें, हमारे पास एक ठोस ले रहे हैं, हम उस ठोस को हम अनेक परतों से मिलकर बना मान सकते हैं। यह ठोस है हमारे पास एक, इस ठोस को हम यह मान रहे हैं एक अनेक परतों से मिलकर बना है। एक परत, दूसरी परत, ऐसे यहाँ तीसरी परत, बहुत सारी परतों से मिलकर बना है ये। यह ठोस है हमारे पास एक जो अनेक परतों से मिलकर बना होता है। जब इस ठोस को कोई भी एक सिरे को गर्म किया, किसी भी सिरे को, एक सिरे को हमने गर्म किया, तो इस सिरे को जो ऊष्मा दी गई वह ऊष्मा यह ठोस तीन भागों में खर्च करता है। कौन कौन से तीन भाग? एक ऊष्मा का भाग Q1 भाग ठोस की सतह, ठोस के पृष्ठ का ताप वृद्धि में। दूसरा, अगले पृष्ठ को स्थानांतरित ऊष्मा। तीसरा भाग होगा संवहन विकिरण विधि द्वारा वातावरण को स्थानांतरित ऊष्मा। क्या मतलब हुआ? इसे जो Q ऊष्मा दी गई इस सतह को, इसने इस ऊष्मा की Q को तीन भागों में यूज किया, यानी जो Q थी, जो Q वो तीन भागों में बटी। पहली, इसने अपना ताप बढ़ाया होगा, कुछ मान लो इसे हमने ऊष्मा दी इस तरह से, कुछ ऊष्मा अगले पृष्ठ को स्थानांतरित हुई होगी, कुछ ऊष्मा संवहन विकिरण द्वारा कहाँ गई होगी? वातावरण। अगले को जो ऊष्मा मिली उससे क्या किया होगा? कुछ से इसने अपना ताप बढ़ाया होगा, कुछ संवहन विकिरण द्वारा वातावरण को गई होगी, शेष अगले पृष्ठ को स्थानांतरित हुई होगी। यह क्रम चलता रहेगा और प्रत्येक सतह का ताप बदलता रहेगा। इस प्रकार ठोसों में ऊष्मा चालन विधि द्वारा चल रही है, और चालन विधि द्वारा एक सतह को, जब एक पृष्ठ को, हम किसी भी ठोस को अनेक पृष्ठों से मिलकर बना मान सकते हैं। जब हम अनेक पृष्ठों से किसी एक पृष्ठ को बाहर से ऊष्मा दी जाती है तो दी गई ऊष्मा तीन भागों में खर्च होती है, अर्थात Q जो है वो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के योग के बराबर। Q1 किस काम में खर्च हो रही? इस सतह का ताप बढ़ाने में। Q2 किस भाग में खर्च हो रही? अगले को स्थानांतरित ऊष्मा के रूप में। Q3 क्या हो रही? वातावरण को जाने में। Q1 से इसका ताप बढ़ा, यानी Q जो ऊष्मा दी थी वो इस पृष्ठ सतह ने इस ठोस में तीन भागों में बटी। एक से इसका ताप बढ़ा, कुछ ऊष्मा अगले पृष्ठ को स्थानांतरित हुई, कुछ संवहन विकिरण द्वारा कहाँ चली गई? वातावरण में चली गई। इस प्रकार कहने का तात्पर्य, हर पृष्ठ का ताप लगातार क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा, और जब ताप बदलता रहेगा इसे हम परिवर्ती अवस्था कहेंगे या चल अवस्था कहेंगे। इस समय प्रत्येक पृष्ठ का ताप बदलेगा, इसे हम क्या कहेंगे? चल अवस्था या परिवर्ती अवस्था। इस सतह का ताप, फिर ऊष्मा मिली फिर बढ़ गया, फिर ऊष्मा मिली फिर बढ़ गया, फिर ऊष्मा मिली फिर बढ़ गया। यानी इसका अगर हम लगातार ऊष्मा देते रहें
तो ऐसी स्थिति प्राप्त होगी कि इसकी जो सतह है, इसको जो ऊष्मा दी Q, सभी की सभी ऊष्मा उसने या तो अगले पृष्ठ को स्थानांतरित कर दी या संबंध विकिरण द्वारा वातावरण को दे दी। इस समय इसके ताप में कोई वृद्धि नहीं होगी, यानी इस पृष्ठ के सभी बिंदु एक ही ताप पे होंगे। इस पृष्ठ के जितने भी बिंदु हैं सबका ताप क्या होगा? नियत। इसका ताप नियत हो गया इस सतह को। इस अवस्था को अचल अवस्था कहते हैं, अचल या अपरिवर्ती अवस्था। इसमें जो ऊष्मा दी गई केवल दो भागों में खर्च हुई, Q2 प्लस Q3। यहां ये कौन सी अवस्था है? परिवर्ती या चल अवस्था, चल या परिवर्ती अवस्था। ऊष्मा का ठोसों में जो चालन हो रहा था, हमने पहले हमने माना किसी भी ठोस है अनेक पृष्ठों से मिलकर बना है। किसी एक पृष्ठ को बाहर से कोई ऊष्मा दी जाती है तो दी गई ऊष्मा कितने भागों में? 3 भागों में खर्च होती है। कुछ से वह अपना ताप बढ़ाती है, कुछ चालन विधि द्वारा अगले पृष्ठ को स्थानांतरित करती है, कुछ संबंध विकिरण द्वारा वातावरण को दे देती है, जिससे इसके प्रत्येक सतह का ताप लगातार बदलता रहता है। इसे हम चल या परिवर्ती अवस्था कहते हैं। इसमें जो ऊष्मा दी वो 3 भागों में खर्च हुई। अगर हम इस ठोस को लगातार ऊष्मा देते जाएं तो एक ऐसी अवस्था मिलेगी कि सतह कोई ऊष्मा ताप वृद्धि में खर्च नहीं करेगा। इस समय से जो भी ऊष्मा मिलेगी वो 2 भागों में खर्च करेगा, या तो स्थानांतरण द्वारा अगले पृष्ठ को देगा और संबंध विकिरण द्वारा वातावरण को देगा, लेकिन अपने ताप में कोई वृद्धि। इस अवस्था को अचल या अपरिवर्ती अवस्था कहते हैं। और इस समय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु का ताप क्या होता है? नियत होता है। इस समय जो पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु का ताप क्या है? नियत। इस पृष्ठ को हम कौन सा पृष्ठ? समतापी पृष्ठ कहते हैं। क्या कहा? इसको ऊष्मा दी, इससे कुछ ऊष्मा से इसने ताप बढ़ाया, कुछ ऊष्मा स्थानांतरण द्वारा अगले पृष्ठ, कुछ वातावरण को चली गई गर्माहट से या विकिरण के रूप में निकल गई। ठीक है, अगले ने जो ऊष्मा ली कुछ से इसने अपना ताप बढ़ाया, कुछ संबंध विकिरण द्वारा इधर चली गई, शेष वातावरण को। इस प्रकार प्रत्येक पृष्ठ का ताप लगातार क्या होता रहेगा? बदलता रहेगा। इस अवस्था को चल या परिवर्ती अवस्था कहते हैं। अगर हम इसे लगातार ऊष्मा देते रहें तो एक ऐसी स्थिति प्राप्त होगी कि इसके इस पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु का ताप क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। इस पृष्ठ को हम समतापी पृष्ठ कहेंगे। ये पृष्ठ जो है वो कौन सा बन गया? समतापी पृष्ठ हो जाएगा। इस समय से जो भी ऊष्मा दी जाएगी उससे इसका ताप नहीं बढ़ेगा। इसे जो ऊष्मा मिलेगी 2 भागों में खर्च होगी, संबंध विकिरण द्वारा वातावरण को, शेष अगले पृष्ठ को स्थानांतरित। इस प्रकार इस अवस्था को हम अचल या अपरिवर्ती अवस्था कहते हैं। कन्फर्म इतनी बात? चलें ताप प्रवणता की। अब चलते हैं किसकी ओर? ताप प्रवणता। ताप प्रवणता क्या है इसको समझें। इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। ताप प्रवणता, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये 2 समतापी पृष्ठ हैं। कौन सी अवस्था में? पदार्थ की या ठोस की? अचल या अपरिवर्ती अवस्था में। 2 समतापी पृष्ठ, एक समतापी पृष्ठ ए हो गया, एक समतापी पृष्ठ ए हो गया। इसका ताप θ1 है, इसका ताप θ2 है। इनके बीच की दूरी कितनी है? डेल्टा एक्स। अचल या अपरिवर्ती अवस्था में 2 समतापी पृष्ठों के बीच तापांतर की दूरी दर को कौन सी प्रवणता? ताप प्रवणता कहते हैं। कभी भी प्रवणता निकालना हो दूरी के सापेक्ष तापांतर केवल करें। इसको हमने ताप कहा थीटा, इसका ताप हम कह रहे हैं θ माइनस डेल्टा थीटा। जितनी दूर जाते जाएंगे ताप का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो तापांतर निकाल दें। तापांतर निकालो, θ2 माइनस θ1, तो थीटा माइनस डेल्टा थीटा माइनस थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, तो माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स। ऋण चिन्ह व्यक्त करता है जितनी दूर जाएंगे ताप का मान क्या होता जाएगा? घटता जाएगा। ऋण चिन्ह व्यक्त करता है
दूरी बढ़ाने पर ताप का मान कम होता जाएगा। ठीक है, कन्फर्म फिर से। पदार्थ की ठोस की अचल या अपरिवर्ती अवस्था में, ठोस की अचल या अपरिवर्ती अवस्था में दो समतापी पृष्ठों के तापांतर की दूरी दल को क्या कहते हैं? ताप प्रवणता कहते हैं। दो समतापी पृष्ठों के तापांतर की दूरी दल को क्या कहते हैं? ताप प्रवणता कहते हैं। यानी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स ताप प्रवणता कहलाई। मात्रक, ताप का मात्रक डिग्री सी, दूरी का मात्रक मीटर। इसका मात्रक डिग्री सी पर मीटर होता है। विमीय सूत्र, ताप का थीटा, दूरी का एल, तो इसका विमीय सूत्र क्या हो गया? एल पावर -1 थीटा होगा। राशि सदिश, जब सदिश है तो इसकी दिशा ऊष्मा संचरण के विपरीत दिशा में होती है। ऊष्मा यहाँ को जा रही है और ताप प्रवणता इसके विपरीत होगी। ऋण चिन्ह भी व्यक्त कर रहा है। ताप प्रवणता की दिशा ऊष्मा संचरण के विपरीत दिशा में होती है, अर्थात दूरी बढ़ाने पर ताप का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कन्फर्म इतनी बात? बढ़े आगे की ओर। अब बात करते हैं हम ऊष्मा चालकता गुणांक। कुछ और परिभाषाएं छोटी छोटी इसी भाग में हम समझते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक, ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मीय प्रतिरोध। चले आगे। ताप प्रवणता पढ़ ली, तो अब बात आती है ऊष्मा चालकता गुणांक। ऊष्मा चालकता गुणांक represented by K means coefficient of thermal conductivity। coefficient of thermal conductivity ऊष्मा चालकता गुणांक जानना चाहते हैं। हम किसी पदार्थ को अगर हम गर्म करें, कोई ठोस छड़ थी, अगर हम ऐसे बात कर लें, इसके दो समतापी पृष्ठ हैं, इनके बीच तापांतर डेल्टा थीटा है, बीच की दूरी डेल्टा एक्स है, इधर से ऊष्मा प्रवाहित हुई, इधर निकल। ऊष्मा जो है समतापी पृष्ठों के बीच क्या होती है? चलती है और तल के पृष्ठों के लंबवत संचरित होती है। जब हमने इसको कोई ऊष्मा दी, तो इसको दी गई ऊष्मा जो थी वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। नंबर पहली बात, इसका परिच्छेद क्षेत्रफल ए, तो इसके परिच्छेद क्षेत्रफल ए के क्या होती है? समानुपाती होती है। क्षेत्रफल के क्या होती है? परिच्छेद क्षेत्रफल के। क्यों? क्षेत्रफल के लंबवत जानी है, तो उस क्षेत्रफल, ज्यादा क्षेत्रफल होगा तो ज्यादा। हम बड़ा बर्तन में रखते हैं, जल्दी हमारी ऊष्मा संचित हो जाती है पदार्थ में। छोटे से गिलास में अगर उसी पानी को उबलने रखें तो ज्यादा समय, यानी किसी पदार्थ में गुजरने वाली ऊष्मा उस पदार्थ के परिच्छेद क्षेत्रफल के क्या होती है? समानुपाती होती है। नंबर दूसरी बात, यही ताप प्रवणता के समानुपाती होती है। और तीसरी बात, समय के समानुपाती होती है। ज्यादा समय में ज्यादा ऊष्मा प्रवाहित होगी, कम समय में कम ऊष्मा। अगर हम तापांतर ज्यादा चाहते हैं और बीच की दूरी ज्यादा है, तो उसी हिसाब से, तो कहने का मतलब किसी पदार्थ में प्रवाहित ऊष्मा निम्नलिखित बातों पर क्या करती है? निर्भर करती है। नंबर पहला, उससे प्रवाहित ऊष्मा उसके परिच्छेद क्षेत्रफल के समानुपाती, उनकी ताप प्रवणता के समानुपाती और समय के समान। उपरोक्त समीकरणों को क्या करना है? मिश्रित। Q बराबर Q समानुपाती A डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इंटू टी। जहां जो ऋण चिन्ह है केवल यह बात व्यक्त करता है दूरी बढ़ाने पर ताप का मान कम होता जाता है। समानुपाती हटाएं, नियतांक आना चाहिए। नियतांक के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इंटू टी। हम के की परिभाषा चाहते हैं, अतः के बराबर क्या होगा? क्यू अपॉन ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इंटू टी। जहां ऋण चिन्ह व्यक्त क्या करता था? ऋण चिन्ह यह व्यक्त करता है दूरी बढ़ाने पर ताप का मान क्या होता है? कम होता है। जहां से ऊष्मा संचित हो रही वहां ताप सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे ताप क्या होता जाएगा? कम। और दूर जाओगे ताप का मान और कम होगा, अर्थात θ1 बड़ा है इससे θ2 से। आगे चलो, यदि हम कहें
ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स बराबर 1 डिग्री सी प्रति मीटर और टी बराबर 1 सेकेंड समय है। जब ये सब मान हो तो इन सबको रख दो तो के बराबर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। अतः क्या परिभाषा बन गई, एकांक क्षेत्रफल वाली सतह से एकांक सेकंड में गुजरने वाली ऊष्मीय मात्रा ही ऊष्मा चालकता गुणांक कहलाती है, जबकि उसकी ताप प्रवणता 1 डिग्री सी प्रति मीटर हो। क्या लिखा, एकांक क्षेत्रफल से एकांक सेकंड में गुजरने वाली ऊष्मा की मात्रा ही ऊष्मा चालकता गुणांक कहलाती है, जबकि उसकी ताप प्रवणता 1 डिग्री सी प्रति मीटर। यह परिभाषा ऊष्मा चालकता गुणांक की हो गई। क्या कहा, एकांक क्षेत्रफल से एकांक सेकंड में गुजरने वाली ऊष्मा की मात्रा ही ऊष्मा चालकता गुणांक कहलाती है, जबकि उसकी ताप प्रवणता 1 डिग्री सी प्रति मीटर हो। क्या कहा, कोई भी ठोस है, किसी भी ठोस को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो गर्म करने पर उससे प्रवाहित ऊष्मा जो होती है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। नंबर पहली बात, उसके क्षेत्रफल के क्या होती है, समानुपाती होती है, ताप प्रवणता के समानुपाती होती है, और समय के क्या होती है, समानुपाती होती है। जब इतनी चीजों के समानुपाती हुई, निश्चित कर दिया, क्यों समानुपाती ये आ गया, समानुपाती हटाए नियतांक के को ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा चाहिए, एकांक क्षेत्रफल से एकांक सेकंड में गुजरने वाली ऊष्मा की मात्रा ही ऊष्मा चालकता गुणांक कहलाती है, जबकि उसकी ताप प्रवणता 1 डिग्री सी प्रति मीटर। जब हमने परिभाषा जान ली तो अगली बात हमारे लिए आती है इसका मात्रक। चलिए मात्रक निकालें। के का मात्रक, के बराबर क्यू अपॉन ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इंटू टी। क्यू का मात्रक जूल लिख सकते हो, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, ताप डिग्री सी प्रति मीटर, समय का सेकंड। कट गया, 1 मीटर था ये, 1 से लिखिए, कट गया। के का मात्रक जूल प्रति मीटर डिग्री सी सेकंड होता है। और हम इसको बदल सकते हैं, जूल को क्या लिख सकते, किलोग्राम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहां से आया जी, अरे जूल कार, डब्ल्यू आर एफ इंटू डी, एफ एम इंटू ए और डी, तो मीटर स्क्वायर हो गया, सही लिखा। आगे चलो, मीटर डिग्री सी सेकंड। काटें जरा, कुछ चीजें कट रही होंगी, क्या कट रही इनमें से, मीटर कट रहा केवल, ठीक है। अगर हम इसको चाहें तो किलोग्राम प्रति डिग्री सी, किलोग्राम मीटर और ऊपर छूट गया, मीटर प्रति डिग्री सी प्रति सेकंड क्यू भी लिख सकते हैं। बात समझे, अगर बल्कि इतना ही पर्याप्त है हमारे हिसाब से किया, आप याद कर लें, जूल प्रति मीटर प्रति डिग्री सी प्रति सेकंड, या कैलोरी में भी लिख सकते हैं, कैलोरी प्रति मीटर प्रति डिग्री सी प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका मात्रा। अब बात आता है विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, जूल का विमीय सूत्र ml स्क्वायर टी पावर -2, मीटर का विमीय सूत्र L, ताप का विमीय सूत्र थीटा, समय का विमीय सूत्र T। देखो m
एल एक कट जाएगा, टी पावर -3 हो जाएंगी, थीटा पावर माइनस। तो इस प्रकार से हम ऊष्मा चालकता गुणांक को समझते। अब छोटी छोटी दो परिभाषाएं और आती हैं, ऊष्मा प्रवाह की दर, ऊष्मा प्रवाह की दर क्या होती है, ऊष्मीय प्रतिरोध। आइए उन्हें समझते हैं। इसके बाद अब पढ़ते हैं ऊष्मा प्रवाह की दर। ऊष्मा किससे प्रदर्शित करेंगे, एस से। एच बराबर क्यू अपॉन टी, परिभाषा बन गई। एकांक सेकंड में प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा को ऊष्मा प्रवाह की दर कहते हैं। एकांक सेकंड में प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा ऊष्मा प्रवाह की दर कहलाती है। क्या कहा, एकांक सेकंड में प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा, एकांक सेकंड में प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा को ऊष्मा प्रवाह की दर कहते हैं। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, अगर मात्रक तो जूल प्रति सेकंड होगा, इसका मात्रक जूल पर सेकंड, या हम वाट भी कह सकते हैं। इसका मात्रक जूल पर सेकंड या क्या होता है, वाट होता है। तो इसका मात्रक जूल पर सेकंड वाट होता है। मात्रक निकालिए, हम देखें क्यू बराबर, अभी हमने पढ़ा क्यू बराबर के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इंटू टी रखने पर, रख दें तो H बराबर क्या आ जाएगा, के ए, ऋण चिन्ह छोड़ दिया, क्या कहते हुए, ऋण चिन्ह व्यक्त करता है जितनी दूर जाएंगे ताप का मान उतना क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो जब के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इंटू टी अपॉन टी, टी टू टी कैंसिल, H इक्वल टू के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स भी लिख सकते हैं। विमा निकालना चाहते, विमीय सूत्र निकल आता। कैसे निकलता विमीय सूत्र, ऊष्मा का रखते ऊपर ml स्क्वायर टी पावर -2, नीचे s का रखते t, सॉल्व कर लेते ml स्क्वायर टी पावर -2। अब बात आती है इसके बाद अगली हेडिंग, ऊष्मीय प्रतिरोध। हम चाहे तो इस ऊष्मीय प्रतिरोध को RS से व्यक्त कर सकते हैं, हीट रेजिस्टेंस। ऊष्मीय प्रतिरोध क्या होता है इसको समझें। ऊष्मीय प्रतिरोध RH बराबर तापांतर तथा ऊष्मा प्रवाह की दर के अनुपात को ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। तापांतर, दो समतापी पृष्ठों के तापांतर तथा ऊष्मा प्रवाह की दर के अनुपात को ऊष्मीय प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहा, दो समतापी पृष्ठों के बीच तापांतर तथा ऊष्मा प्रवाह की दर के अनुपात को क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रतिरोध। ऊष्मीय प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित किया, RH। RH बराबर, देखिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, RH बराबर डेल्टा थीटा, H की वैल्यू हमने ये निकाल ली, के ए डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है, कुछ कट गया तो RH बराबर डेल्टा एक्स अपॉन के ए लिखा जा सकता है। यदि दो समतापी पृष्ठ थे, इनके बीच की दूरी डेल्टा एक्स बराबर क्या कहते हैं हम, L, तो इस फार्मूले को RH बराबर L अपॉन के ए से भी लिखा जा सकता है। मात्रक निकालें इसका, मात्रक, ताप का मात्रक डिग्री सी प्रति वॉट होता है। ताप का मात्रक डिग्री सी और ऊष्मा प्रवाह की दर का मात्रक वाट, तो इसका मात्रक डिग्री सी पर वाट या डिग्री सी सेकंड प्रति जूल भी लिख सकते हैं। जब हमने मात्रक हो गया तो विमीय सूत्र निकालना चाहेंगे। विमीय सूत्र, ताप का थीटा वाट का जो लिखा ml स्क्वायर टी पावर -3, इसको हम सॉल्व कर दें, m पावर -1 L पावर -2 टी पावर 3 थीटा,
इसका क्या होगा, रिमेश। अगले भाग में हम जाने, हमने यहाँ जाना क्या क्या है उसे एक बार रिपीट कर लें। सबसे पहले चल अवस्था जानी, परिवर्ती अवस्था, ऊष्मा दी और सतह ने ली, कुछ अगले को ट्रांसफर हुई, कुछ बाहर चली गई, इसे हमने कहा था चल। हर पृष्ठ का ताप लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है, इसे परिवर्ती अवस्था कहते हैं। अगर हम लगातार ऊष्मा देते जाए तो एक ऐसी अवस्था मिलेगी, सतह का ताप यानी पृष्ठ के ताप में कोई वृद्धि नहीं होगी, इसको हम कहेंगे अचल अवस्था, अपरिवर्ती अवस्था। अचल अवस्था में दो समतापी पृष्ठों के बीच तापांतर की दूरी दर को ताप प्रवणता कहेंगे। ताप प्रवणता बात पड़ी, ऊष्मा चालकता गुणांक, कोई सतह के एकांक क्षेत्रफल को एकांक सेकंड में उससे गुजरने वाली ऊष्मा को ही ऊष्मीय चालकता गुणांक कहेंगे, जबकि उसकी ताप प्रवणता एकांक डिग्री सी प्रति मीटर को। फिर इसके बाद हमने ऊष्मा प्रवाह की दर, एकांक सेकंड में प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा को ऊष्मा प्रवाह की दर कहते हैं। ऊष्मीय प्रतिरोध, तापांतर तथा ऊष्मा प्रवाह की दर के अनुपात को क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रतिरोध। अब अगले भाग में हम जानेंगे चालकों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो चालकता गुणांक क्या होगा, चालकों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो चालकता गुणांक क्या होगा। नेक्स्ट भाग में जानेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।